तारा आगे बोली, जब बंजारन को जल समाधि दी गई थी उस वक्त भी विक्की के पापा आपके साथ थे? तारा के इतना कहते ही सज्जन सिंह ने अपनी पलकें झपकाई और तारा हैरानी से बोली, तो इसका मतलब मैं उसके नाखून और बाल की जो डिब्बी ढूंढ रही हूँ उससे उनका कोई लेना देना है? और इस बार भी सज्जन सिंह ने अपनी सहमति जता दी। ये बात तारा के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं थी। उसने आगे जल्दी से पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि वो डिब्बी इस वक्त कहाँ है? इतना कहकर तारा गौर से सज्जन सिंह के चेहरे की तरफ देखने लगी। तारा जैसे जैसे विक्की के पापा के बारे में पूछती गई, सज्जन सिंह ने सबका जवाब हाँ में दिया और आखिर में तारा हैरानी से बोली, तो इसका मतलब मैं उसके नाखून और बाल की जो डिब्बी ढूंढ रही हूँ उससे उनका कोई लेना देना है? और इस बार भी सज्जन सिंह ने अपनी सहमति जता दी। ये बात तारा के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं थी। उसने आगे जल्दी से पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि वो डिब्बी इस वक्त कहाँ है? इतना कहकर तारा गौर से सज्जन सिंह के चेहरे की तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार सज्जन सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और थोड़ी देर तारा को देखने के बाद वो अपनी आंखें बंद करके लेट गए। उनके इस तरह आंखें बंद करने से तारा समझ गई कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन अब समस्या ये थी कि जब वो इतने करीब पहुंच चुकी है तो अब ये आखिरी कड़ी को कैसे सुलझाए। तारा बेचैनी से एक बार सज्जन सिंह की तरफ देखती हुई उठ गई और उस कमरे से बाहर निकल आई। तारा के बाहर निकलते ही सज्जन सिंह ने अपनी आंखें खोल दी, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहे हो कि तारा कब कमरे से जाए। उसके बाद वो बहुत परेशान लगने लगे, पूरे कमरे को बेचैनी से देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में उनके अलावा भी किसी की मौजूदगी है जिसे वो महसूस कर पा रहे थे, लेकिन उससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बेबसी पर कोई उनका मजाक उड़ा रहा है। बड़े ठाकुर की आंखों से आंसू बह निकले थे। इधर कमरे से निकलने के बाद तारा ने सोचा, अब क्या करूं? क्योंकि जितना पता चला है उसके बाद तो यही लगता है कि उस डिब्बी तक पहुंचने से पहले विक्की के पापा के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मौजूदगी उस बंजारन की जल समाधि के वक्त भी थी। और जाहिर सी बात है, उस नाखून और बाल की डिब्बी से भी उनका कोई लिंक जरूर हो सकता है। क्या करूं, किससे पूछूं? ये सब सोचती हुई तारा धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाई रही थी। इतने में वो पुजारी जी से टकराते टकराते बची। पुजारी जी ने तारा को हवेली में देखा, वो भी इस तरह गुमसुम चलते हुए, तो उन्होंने हैरानी से पूछा, तारा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? और ऐसा क्या सोच रही हो कि मैं सामने से आता हुआ नहीं दिखा? तारा ने जल्दी से पुजारी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, कुछ नहीं पुजारी जी, वो दरअसल मैं बस अंकल से मिलने आ गई थी। तारा की बात पर जैसे पुजारी जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा और ध्रुव के लिए सवाल किया, और वो लड़का अब ठीक है? तारा हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, ध्रुव को होश आ गया है, वो अब ठीक है। वैसे पुजारी जी आप यहाँ कैसे? तारा के सवाल पर पुजारी जी ने बड़े ही सामान्य तरीके से जवाब दिया और बोले, हाँ, मुझे कुछ काम था सुमेर बाबू से, इसलिए मैं आया था। चलो अच्छा हुआ तुमसे भी मुलाकात हो गई, मैं तुमसे भी मिलने आने वाला था। हमें उस चंदन की डिब्बी के लिए वशीकरण खंडहर में जाना पड़ेगा। पुजारी जी ने जैसे उस चंदन की डिब्बी का जिक्र किया तो तारा के दिमाग में एक ख्याल आया। वो पुजारी जी को गौर से देखते हुए बोली, पुजारी जी, जब पाली में पहली बार वशीकरण हुआ था उस वक्त आप पाली में थे ना? पुजारी जी तारा के सवाल पर हाँ बोलकर रह गए और फिर बोले, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? तारा अपनी बात को संभाल कर बोली, मैं बस ये जानना चाहती थी कि आप यहाँ के बारे में इतना कुछ जानते हैं, वशीकरण के बारे में जानते हैं, गुरुदेव दत्त के बारे में जानते हैं, तो बस मैं ये जानना चाहती थी कि आप पाली में कब से हैं, क्योंकि जब उस बंजारन को जल समाधि दी गई उस वक्त भी आप मौजूद रहे होंगे। तो मैं बस ये सोच रही थी कि आपने रोकने की कोशिश नहीं की इन चीजों को। क्यों? किसी को सजा देने का और भी तरीका हो सकता था, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो तरीका चुना गया वो बहुत क्रूर था? लेकिन तारा की बात पर पुजारी जी गंभीरता से बोले, देखो, हर जगह की अपनी मान्यताएं होती हैं और अपना तरीका होता है, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात की, उस वक्त मैं पाली में नहीं था जब बंजारन को जल समाधि दी गई थी। जब उसका कहर पाली में बरसना शुरू हुआ था और कुछ मौतें हो चुकी थी, उसके बाद में पाली आया था।
और उसके बाद ही बड़े ठाकुर ने और गुरुदेव दत्त ने मुझे यहाँ के मंदिर के लिए मुख्य पुजारी नियुक्त किया था। गुरुदेव दत्त मेरे गुरुतुल्य थे और मैं उनके साथ कुछ वक्त गुजारा करता था और उनसे ज्ञान लिया करता था। पुजारी जी की बात पर तारा अपने मन में बोली, इसीलिए शायद पुजारी जी विक्की के घर और उसके पापा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वरना उन्हें पता जरूर होता कि वो घर किसका है। और मुझे नहीं लगता कि विक्की के पापा के बारे में इनसे कुछ भी जानकारी मिल सकती है। मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा और विक्की और बाकी सबसे ये सारी बातें बतानी होगी, तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। ये सोचकर तारा पुजारी जी से बोली, ठीक है पुजारी जी, तो आप जिस काम के लिए आए हैं वो करिए। मुझे भी काफी वक्त हो गया है यहाँ आकर, तो मैं चलती हूँ, फिर मिलकर बात करते हैं। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर निकल आई और पुजारी जी उसको जाते हुए देखकर बोले, ये तारा इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? ये सब उन शहरियों का असर है, जिसे देखो अपनी तरह बनाने में लगे हुए हैं। इधर एक तरफ जहाँ तारा अपनी अलग ही खोजबीन में लगी हुई थी और जल्द से जल्द विक्की के पापा के बारे में जानकर उस डिब्बी तक पहुंचना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ अनन्या ने अपनी इस उलझन से निकलने के लिए सोच लिया था कि अब वो ज्यादा से ज्यादा वक्त ध्रुव के साथ रहेगी। अनन्या जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उसने देखा ध्रुव और जुल्मी आपस में किसी बात पर हंसी मजाक कर रहे थे। अनन्या ध्रुव के बगल में जाकर बैठ गई और उसे बहुत ही प्यार से देखते हुए बोली, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? ध्रुव मुस्कुराकर बोला, ठीक हूं। चाय पियोगे? अनन्या के इस प्यारे अंदाज पर ध्रुव मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और वो जल्दी से बोला, अगर तुम बनाकर पिलाने वाली हो तो बिल्कुल पीऊंगा। ध्रुव की इस बात से अनन्या ने जल्दी से कहा, मैं बस अभी बना कर आई। और इतना कहकर अनन्या उठकर किचन की तरफ जाने लगी कि तभी जुल्मी ने कहा, अनन्या जी, हम भी एक कप चाय पियेंगे, हम भी सुबह से चाय नहीं पिए हैं। और अगर आप अपने हाथों से चाय बना रही हैं तो मतलब हा, वो तो अमृत होगा। जुल्मी की बातें सुनकर अनन्या ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अमृत पीने के लिए तुम्हें धरती छोड़कर स्वर्ग जाना पड़ेगा, क्योंकि धरती पर अमृत नहीं मिलता। और अगर चाय पीने का इतना ही शौक है तो जाकर सजनी को बोलो बनाकर पिला दे या खुद बना लो। आज काफी समय बाद अनन्या जुल्मी को पहले वाले अंदाज में डांट रही थी और ध्रुव हंस रहा था। ध्रुव को हंसता देख जुल्मी ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ ठीक है, हम आपकी तरह बीमार थोड़ी हैं कि हमको कोई चाय बना कर दे। हम तभी पियेंगे जब हम खुद बना लेंगे, और वैसे भी हम अनन्या जी को तकलीफ नहीं दे सकते। इतना कहकर जुल्मी वहां से उठ गया। अनन्या जल्दी से 2 कप चाय बनाकर ले आई और ध्रुव से बोली, बाहर गार्डन में चलकर बैठे। ध्रुव मना नहीं कर पाया और अनन्या के साथ बाहर गार्डन में जाकर बैठ गया और वहां दोनों बैठकर चाय पीने लगे। अनन्या चारों तरफ देखती हुई बोली, तुम्हें नहीं लगता पाली आकर सब कुछ बदल गया है? तुम्हें याद है कॉलेज में हम क्लास बंक करके अक्सर इसी तरह चाय पीने जाया करते थे? अनन्या की इस बात को सुनकर ध्रुव ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, हम चाय पीने जाया करते थे और चाय पीने के बजाय तुम गोलगप्पे खाने चली जाती थी और मुझे भी तुम्हारे साथ साथ आना पड़ता था। ध्रुव ने यह बात इतनी मासूमियत से कही थी कि अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, हाँ तो अब एक लड़की को गोलगप्पा दिखे और वो खाए नहीं, ये तो अनर्थ है, अनर्थ। अनन्या को इस तरह हंसते मुस्कुराते देखकर ध्रुव बस उसे एकटक देखे जा रहा था। काफी वक्त हो गया था अनन्या को इतना खुलकर हंसते हुए देखकर। ध्रुव इस अनन्या को कहीं न कहीं मिस करने लगा था और आज उसे लग रहा था जैसे उसकी वो हंसती मुस्कुराती अनन्या लौट आई है। ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि वो समझ नहीं पाया कि हुआ क्या, लेकिन जो भी था उसे अच्छा लग रहा था। वो हमेशा से यही तो चाहता था, मुस्कुराती हुई अनन्या जो उसके साथ नोकझोंक करे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे। अनन्या अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी और अचानक उसने ध्रुव की तरफ देखा जो बस उसे ही निहारे जा रहा था। ध्रुव को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए देखकर वो रुक गई और उसने अपनी पलकें झुका ली और मुस्कुराकर बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अनन्या के सवाल से ध्रुव बहुत नरमी से बोला, देख रहा हूं कि ये अनन्या कहाँ खो गई थी। तुम जानती हो मैं इस प्यारी सी अनन्या को कितना याद कर रहा था। इतना कहते हुए पता नहीं कब ध्रुव ने अनन्या के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ध्रुव के इस तरह छूने से अनन्या के दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोले। इस वक्त ध्रुव और अनन्या की हालत ऐसी थी कि वो दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे।
एक दूसरे की फीलिंग को जानते थे, लेकिन आजकल जैसे हालात थे इस वजह से खुलकर कुछ भी बताने से घबरा रहे थे। और कहते हैं ना, कुछ चीजें सही वक्त पर ही अच्छी लगती हैं। जल्दबाजी में अक्सर हम प्यारे एहसास को खो देते हैं, और इसीलिए ध्रुव और अनन्या दोनों ही इस एहसास को वक्त देना चाहते थे। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ बोलता, विक्की ने आवाज लगाई, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो हम आ सकते हैं वहां। विक्की की आवाज पर अनन्या और ध्रुव दोनों ही हड़बड़ा गए। ध्रुव ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और अनन्या चाय के खाली कप को उठाती हुई बोली, मैं इसे रख कर आती हूँ। इतना कहकर अनन्या बिना रुके जल्दी से घर के भीतर जाने के लिए पीछे मुड़ी, जहां दरवाजे पर विक्की खड़ा था और वो गौर से अनन्या को देखकर बड़े ही शरारती तरीके से मुस्कुरा रहा था। विक्की को इस तरह मुस्कुराता देख अनन्या ने उसे घूरते हुए कहा, दांत तोड़ दूंगी तेरे। इतना कहकर अनन्या भीतर चली गई और विक्की अनन्या को जाते देखकर जोर से बोला, कमाल है, लोग यहाँ हंस रहे हैं, शर्मा रहे हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे दांत टूट रहे हैं। वाह वाह विक्की, तेरी इस शायरी पर तो तुझे अंडे पड़ने चाहिए। खुद पर हंसता हुआ विक्की धीरे से चलता हुआ ध्रुव के बगल में आकर बैठ गया और ध्रुव के कंधे को थपथपाता हुआ बोला, और भाई अब तो तू पूरे तरीके से ठीक हो गया होगा। ध्रुव विक्की के उस मजाक को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था, लेकिन इससे पहले कि ध्रुव उसे कुछ कहता, उन दोनों ने तारा को सामने से आते हुए देखा, जो बड़ी गुमसुम सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास क्या हो रहा है उसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तारा को इस तरह देखकर ध्रुव और विक्की ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों उठकर तारा के नजदीक गए, लेकिन वो अपनी धुन में चली जा रही थी। विक्की ने जल्दी से तारा को रोका और कहा, तारा क्या हुआ? विक्की की आवाज पर तारा का ध्यान टूटा और वो उन दोनों को देखकर बोली, हाँ क्या हुआ? तारा के इस तरह बोलने पर विक्की ने हैरानी से पूछा, तुम बताओ क्या हुआ? तुम तो सुमेर की हवेली गई थी, इस तरह हैरान परेशान सी क्यों लौट रही हो? सब ठीक तो है? इससे पहले तारा कोई जवाब देती ध्रुव गुस्से में बोला, जरूर सुमेर ने कुछ कहा होगा इससे। बताओ तारा, क्या सुमेर ने तुमसे कुछ कहा है? मैं अभी उससे बात करता हूँ। तारा ने जल्दी से ध्रुव को रोकते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुमेर ने मुझसे कुछ नहीं कहा और वो मुझसे क्यों कुछ कहेगा। तारा के रोकने पर ध्रुव शांत हो गया और बोला, तो तुम बताओ क्या हो गया? तुम इस तरह परेशान क्यों हो? विक्की और ध्रुव की बात सुनकर तारा उन दोनों से बोली, हम यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, अंदर चलो। मुझे तुम लोगों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है और तुम लोगों को कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है, जिसके बारे में शायद विक्की तुम्हें भी नहीं पता होगा। तारा की बात किसी के समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उन लोगों ने वहां उससे आगे कुछ नहीं पूछा और तीनों घर के अंदर आ गए। अंदर आकर विक्की ने जल्दी से पूछा, अब बताओ तारा क्या हो गया? तब तक जुल्मी, सजनी और अनन्या भी वहीं आ गए थे। छलावा अब तक लौटा नहीं था अपने घर से। तारा ने विक्की को गौर से देखते हुए कहा, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पापा अपने काम के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे और अक्सर वो बाहर रहते थे। तारा की इस बात पर विक्की ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम मेरे पापा में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? तारा बहुत शांति से बोली, देखो अभी मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ शायद तुम्हें उस पर यकीन ना हो, लेकिन वो सच है। और वो सच ये है कि तुम्हारे पापा ठाकुर सज्जन सिंह के साथ काम करते थे। तारा की बात सुनकर विक्की ने चौंकते हुए कहा, पापा सज्जन सिंह के साथ काम करते थे? ये तुम्हें किसने कहा? तारा ने विक्की के सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, ये मैटर नहीं करता कि मुझे किसने कहा, आगे सुनो। इतना ही नहीं, बल्कि जब बंजारन को जल समाधि दी गई थी तब उन सब में तुम्हारे पापा भी शामिल थे, क्योंकि तुम्हारे पापा ठाकुर सज्जन सिंह के कुछ चुनिंदा खास लोगों में से एक थे। ये बात विक्की के साथ साथ सबको हैरान करने के लिए काफी थी। विक्की को यकीन नहीं हो रहा था इस बात पर और उसने हड़बड़ाकर पूछा, ये तुम कैसी बात कर रही हो तारा? मेरे पापा का बंजारन से क्या लेना देना? विक्की के सवाल पर तारा उसे शांत करती हुई बोली, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि इस बात में भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता है, जो मैं नहीं जान पाई हूँ, और वो पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पापा का संबंध उसके नाखून और बाल की डिब्बी से भी जुड़ा हुआ है। या हो सकता है कि उसे तुम्हारे पापा ने कहीं रखा हो और उनकी मौत के बाद वो कहाँ है किसी को नहीं पता। तारा एक के बाद एक ऐसी बातें कहती जा रही थी जिस पर विक्की को यकीन नहीं हो रहा था। वो बहुत परेशान दिखने लगा था। वो परेशानी भरे भाव से बोला, तो अब क्या करें? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है उन सब चीजों में मेरे पापा का भी हाथ हो सकता है।
और शायद इसी वजह से मेरी माँ मुझे लेकर यहाँ से जल्द चली गई थी। तारा और बाकी सब समझ रहे थे विक्की की मनोदशा को, इसलिए ध्रुव ने विक्की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू शांत हो जा, उन सब में तेरी कोई गलती नहीं थी, तेरा कोई लेना देना नहीं है, तू परेशान मत हो और अब आगे सोच क्या करना है। तारा ने विक्की को समझाते हुए कहा, देखो मुझे लगता है अब इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही इंसान है जो हमें दे सकता है, और मुझे लगता है उन्हें काफी कुछ पता भी है, लेकिन उन्होंने तुम्हें कुछ बताया नहीं है। तारा की बात पर सबकी नजर उसकी तरफ थी और विक्की ने पूछा, कौन? तारा विक्की को गौर से देखती हुई बोली, तुम्हारी मम्मी। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी मम्मी से बात करने की जरूरत है, उनसे पूछो, क्योंकि अभी वही एक उम्मीद है जिनकी बातों से हमें उस डिब्बी तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल सकता है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।